तो फ्रेंड्स अभी उज्जैन में है, उज्जैन यात्रा करेंगे, उज्जैन टूर करेंगे। और उज्जैन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ घूमने का तरीका क्या है, ट्रैवल गाइड, टूर आइटनरी, टूर बजट होटल से लेकर 5 स्टार लग्जरी होटल तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये उज्जैन कालों के काल महाकाल की नगरी। कहते हैं कि अगर किसी कार्य में कोई रुकावट आ रही हो, बनते बनते कोई काम रुक रहा हो, तो उसे एक बार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जरूर आना चाहिए। भारत के सेंटर से यानी मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन ही वो शहर है जहां भारतीय समय, भारतीय टाइम जोन IST की शुरुआत हुई थी। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक नगर है। इस शहर को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों लाखों भक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज मैं आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ यहाँ की टॉप 10 प्रसिद्ध जगहों पर ले चलूंगा। मात्र एक दिन में पूरा उज्जैन टूर करने का तरीका बताऊंगा। और ये सब वो जगह हैं जहां आपको उज्जैन आने के बाद जरूर आना चाहिए। बहुत बजट फ्रेंडली ये टूर होने वाला है। और महाकाल के भक्त कमेंट बॉक्स में जय महाकालेश्वर, जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए मेरे साथ कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। फ्रेंड्स अभी उज्जैन में है और अभी लोकल टूर पर निकले हैं। तो आप देख रहे हो ये भी लकड़ी से बनी है, उसपे मिट्टी का लेप किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप उज्जैन कैसे आ सकते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, तो आप बाई फ्लाइट यहाँ इंदौर तक आ सकते हैं। उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है, नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन की दूरी करीब 56 किलोमीटर है। वहां से आप कैब से आ सकते हैं, जिसमें कैब का किराया 2500 से 3000 रुपए लगता है। वो आपको उज्जैन ड्रॉप कर देंगे। बस से आना चाहते हैं तो वो भी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि उज्जैन और इंदौर के बीच में रेगुलर बसेस चलती रहती हैं, प्राइवेट भी और रोडवेज भी। बस में किराया मात्र 70 से 80 रुपए रहता है। अगर आप अपनी कार या बाइक से आना चाहते हैं और उज्जैन के आसपास में रहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा खुद की गाड़ी। एक सबसे बेस्ट तरीका है उज्जैन यात्रा का, वो है ट्रेन, क्योंकि उज्जैन में रेलवे स्टेशन मौजूद है और यहाँ पर देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधी ट्रेन आती है। तो आप उज्जैन बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में पहुँच सकते हैं। सबसे अच्छी बात, उज्जैन रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही महाकालेश्वर मंदिर है। ये उज्जैन रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का नज़ारा है। बहुत सारे ऑटो रिक्शा आप देख रहे होंगे, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा की यहाँ पर लाइन लगी रहती है। तो फिर उज्जैन में आपको कहीं भी जाना हो, आपको सर्विस मिल जाएगी ई रिक्शा की भी और ऑटो रिक्शा की भी। मेन रोड पर आते हैं तो मेन रोड से इंदौर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। पास में ही यहाँ बस स्टैंड है करीब 500 मीटर की दूरी पर, और एक और बस स्टैंड यहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि उज्जैन एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रेन उज्जैन अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती है, तो आपके पास एक पूरा दिन रहेगा उज्जैन घूमने के लिए। पूरा एक दिन में आप उज्जैन घूमेंगे। कैसे घूमेंगे वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मन है कि आप एक रात उज्जैन में बिताना चाहते हैं तो होटल्स की डिटेल भी मैं आपको दूंगा कि कहाँ होटल लेना बेस्ट रहेगा कि सभी जगहों पर आप आसानी से घूम सके, उज्जैन टूर में आपको कोई दिक्कत ना हो। बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक की डिटेल दूंगा, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स तक की डिटेल दूंगा। लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी है, जब आप रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वालों के बहकावे में मत आओ कि वो आपको होटल दिला देंगे। वो अच्छी जगहों पर होटल नहीं दिलाएंगे, ये गारंटी है। मैं कुछ लोकेशन आपको बताता हूँ कि यहाँ आप होटल लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा उज्जैन घूमने में। आप आसानी से उज्जैन घूम लेंगे। कुछ जगहों पर तो पैदल पैदल ही चले जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, उज्जैन रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर महाकालेश्वर मंदिर है। तो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास अगर आप होटल लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये टी पॉइंट है। यहाँ से एक रोड राइट हैंड पर जा रहा है, इसको तिलक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसी रोड पर आगे जाएंगे तो महाकालेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं। आप चाहे तो ई रिक्शा ले लीजिए महाकालेश्वर मंदिर तक जाने के लिए, चाहे तो पैदल पैदल निकल जाइए। मैं तो पैदल पैदल निकल गया। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक पहले एक चौराहा है, महाकाल चौराहा नाम से। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जो चौराहा आप देख रहे हैं, ये महाकाल चौराहा है। ये पीछे वाला रोड महाकाल रोड है और बैरिकेड के दूसरी साइड जो रोड है ये महाकाल रोड है। इस चौराहे पर लेफ्ट में जो रोड जा रहा है ये अहिल्याबाई रोड कहलाता है, और राइट साइड में जो रोड जा रहा है ये जवाहर मार्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर गुदरी चौराहा भी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ महाकाल चौक की।
आप यहाँ होटल लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा आप अहिल्याबाई रोड पर भी होटल ले सकते हैं, आप महाकाल मार्ग पर होटल ले सकते हैं, या गुदरी चौराहा जो मैं आपको बता रहा हूँ जवाहर रोड पर थोड़ा सा आगे है, वहाँ आप आसपास में होटल ले सकते हैं। हर सिद्धि मार्ग पर आप होटल ले सकते हैं। इन सब की डिटेल मैं आपको दूंगा। जयसिंहपुरा रोड पर आप होटल ले सकते हैं, या फिर आप भगत सिंह मार्ग पर होटल लीजिए। ये जो लोकेशन मैंने आपको बताई है ना, ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की या महाकाल कॉरिडोर की आसपास के रोड है, यानी कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आप मंदिर पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन के आसपास भी होटल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा का सहारा लेना पड़ सकता है, या फिर पैदल 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इसके पार भी काफ़ी सारे होटल हैं, लेकिन मैं ये होटल रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात तो कभी कभी तो यहाँ पर ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की एंट्री होती है, और कभी कभी बैरिकेड लगा दिया जाता है। तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आपको पैदल लगेज उठाकर जाना पड़ेगा, तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और यहाँ के होटल्स की सर्विस भी बहुत खास नहीं है। मैंने जो अपना होटल लिया वो महाकाल चौराहे के पास लिया, अहिल्याबाई रोड पर। इस जगह होटल लेने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ, यहाँ से मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बीच बाजार में ये होटल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अच्छी है, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब सब कुछ होटल के ठीक बाहर ही खड़े हो जाते हैं। मुझे सबसे बेस्ट लोकेशन लगी महाकाल चौराहा, अहिल्याबाई रोड। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उज्जैन टूर के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उज्जैन टूर में। और यही MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल का मकसद रहता है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को दी जाए, ताकि उन्हें टूर करने में कोई दिक्कत ना हो। आप चैनल पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं सभी जगह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में और एक्यूरेट ही देता हूँ। देखिए उज्जैन तो पहुँच गए, उज्जैन में होटल की भी बातें मैंने कर ली। अब बात आती है कि उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। ऐसी कौन सी वो प्रसिद्ध जगह हैं जिन्हें हम उज्जैन में आने के बाद घूमने जरूर जाना चाहिए। देखिए बहुत सारी जगह हैं, मैं आपको कुछ टॉप प्रसिद्ध जगहों पर लेकर चलूंगा। उज्जैन महाकाल की नगरी है, और यहाँ पर 84 महादेव मंदिर है। मतलब आप पूरा एक हफ्ता भी यहाँ रुके ना तो भी कम पड़ जाएगा उज्जैन के लिए। और उन 84 महादेव मंदिर में से सबसे पहला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मंदिर है। बहुत बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है, तो थोड़ा पैदल तो हमें चलकर जाना ही पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री के लिए कई अलग अलग गेट हैं। सिर्फ 1 डे टूर कर रहे हैं तो आप महाकालेश्वर चौराहे से ही एंट्री करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पैदल भी आपको कम चलना पड़ेगा, और आप मंदिर के आसपास की सभी जगहों पर आसानी से घूम लेंगे। ये महाकाल मार्ग है, बीच में बाइक्स खड़ी हुई हैं, और दोनों साइड में काफी बड़ा बाजार है। थोड़ा सा पैदल चलकर मैं इस पॉइंट पर पहुंचा हूँ, और यहाँ से आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य मंदिर की गुंबद का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इस पॉइंट से 2 अलग अलग रोड है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाला रोड आगे जाके हरसिद्धि रोड पर पहुंच जाता है, जहां पर माता हरसिद्धि देवी का मंदिर है, और लेफ्ट वाला रोड हमें लेकर जाएगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वाला रोड भी काफी नैरो है, काफी छोटी छोटी गलियां हैं, एक बड़ा बाजार भी है। दोनों साइड में काफी सारी दुकानें हैं, जिसमें प्रसाद की दुकान और कुछ धार्मिक वस्तुओं की दुकानें हैं। खरीदारी आपको बाद में करनी चाहिए, पहले आपको दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि आप मंदिर में काफी चीजें ऐसी हैं जो लेकर नहीं जा सकते। तो खरीदारी इस वक्त मत कीजिए, पहले मंदिर में दर्शन करने जाइए, उसके बाद खरीदारी करिएगा। एक खूबसूरत बाजार से होते हुए हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि काफी रोड चौड़ा हो चुका है, लेकिन बाजार यहाँ भी काफी बड़ा है, यानी एक सामने से भी रोड कनेक्ट हो गया है और इधर से मैं आया हूँ। पहले आप प्रसाद खरीद लीजिए, मैं यहाँ से प्रसाद खरीदूंगा और अपने शूज भी यहीं रख दूंगा। वैसे तो मंदिर के अंदर भी शूज स्टैंड है, लेकिन जनरली पब्लिक यही करती है, जहाँ से प्रसाद खरीदते हैं वहीं पर अपने जूते चप्पल छोड़ देते हैं। बेस्ट भी यही रहता है। अभी मैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। ये मंदिर परिसर है, सामने ही एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है शीघ्र दर्शन। यहाँ पर शीघ्र दर्शन के लिए टोकन मिलता है। अब इस टोकन की क्या खास बात है, ये एक व्यक्ति का 250 रुपए का टोकन है, यानी आपको VIP एंट्री मिल जाएगी मंदिर में। मतलब आपको बड़ी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको एक दूसरे रास्ते से VIP एंट्री करा दी जाएगी। 250 रुपए इसका टोकन चार्ज है। चाहे तो ऑनलाइन इस वेबसाइट से खरीद सकते हैं, चाहे तो यहाँ काउंटर पर आने के बाद ले लीजिए। अभी भीड़ भाड़ कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं, VIP दर्शन करने हैं, तो ऑनलाइन टोकन लेकर आइए। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो यहाँ की एक अन्य क्षेत्र रसोई का है, जिसमें अलग से टोकन मिलता है। सुबह 10-11 बजे से मिलने शुरू हो जाते हैं, जो शाम तक मिलते हैं, और करीब 12 बजे से रात को 9-10 बजे तक अन्य क्षेत्र में प्रसाद ले सकते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं तो एंट्री हो जाती है महाकाल लोक कॉरिडोर में। ये नज़ारा देखो आप, महाकाल लोक कॉरिडोर का है।
अब इस कॉरिडोर में एंट्री करने के लिए भी 3-4 अलग अलग गेट है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री की है। ज्यादातर श्रद्धालु इसी गेट से एंटर करते हैं और सबसे अच्छा भी मुझे यही गेट लगा। मंदिर के अंदर आप कैमरा, DSLR, ड्रोन, GoPro, लेदर से संबंधित कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। वो आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। या तो आप प्रसाद वाली शॉप पर रख के चले जाइए, या फिर आप लॉकर रूम में रख दीजिए, या फिर आपके रूम पर रख कर आइए। मोबाइल में लेकर आ गया हूँ, अभी तक तो मोबाइल में ले जा रहा हूँ, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि मैं मोबाइल कहाँ तक लेकर जा सकता हूँ। ये आप बैरिकेड लगे हुए देख रहे हैं ना, यहाँ पर सीधे एक लाइन में चलते हुए दर्शन करने जाते हैं। अभी भीड़ ना के बराबर है, वरना यहाँ बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो धीरे धीरे ये लाइन चलती है और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ दाईं ओर आप महाकाल कॉरिडोर का शानदार नजारा देख सकते हैं। अक्टूबर 2022 में महाकाल कॉरिडोर का फेज 1 तैयार हो गया था। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। पहले ऐसे पैदल चलते चलते मैं अब इस पॉइंट पर पहुंचा हूं जहां पर हमें मालूम चला कि मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक दिलचस्प बात और बताऊंगा आपको मोबाइल की। तो वैसे अब मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से कई सारे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर आप आपका मोबाइल जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल के अलावा कोई दूसरा सामान जमा नहीं किया जाता है, सिर्फ मोबाइल के लिए लॉकर है। एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर मोबाइल जमा किया जाता है, जहाँ से उसका टोकन मिलता है, और दूसरा काउंटर बना हुआ है जहाँ से वो टोकन दिखाकर आप आपका मोबाइल वापस ले सकते हैं। इस प्रोसेस का एक नियम है, जिस व्यक्ति ने मोबाइल जमा किया है, चाहे वो 4 लोगों के फोन हो, चाहे 5 फोन हो, चाहे 6 फोन हो, चाहे पूरे ग्रुप के जितने भी फोन थे, जिस व्यक्ति ने जमा किए हैं वही व्यक्ति उन्हें रिटर्न लेने आएगा। ऐसा नहीं कि टोकन कोई दूसरा व्यक्ति ले जाके रिटर्न ले सकता है, वो नहीं हो सकता क्योंकि फोटो क्लिक किया जाता है। तो जिसने फोन जमा किया है वही टोकन दिखाकर दूसरे काउंटर से फोन वापस लेगा। अब दिलचस्प बात ये है कि अगर आप उज्जैन के निवासी हैं तो आप आधार कार्ड दिखाकर फोन भी अंदर ले जा सकते हैं। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अजीब लगा, लेकिन अगर आप उज्जैन निवासी हैं तो आधार कार्ड दिखाकर मोबाइल फोन भी अंदर ले जा सकते हैं। भाई हम उज्जैन निवासी नहीं है तो हम तो मोबाइल फोन जमा ही करेंगे, तो मैं अंदर के नज़ारे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको दर्शन के बाद पूरा कॉरिडोर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्रसाद भी चढ़ाया। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी मैं महाकाल मंदिर कॉरिडोर में हूँ, जिसे महाकाल लोक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सामने मैं देख पा रहा हूँ कि भारत माता मंदिर और उसकी एक धर्मशाला का भी व्यू में देख पा रहा हूँ। इस धर्मशाला में भी आकर रुक सकते हैं। कॉरिडोर बहुत सुंदर है। करीब 850 करोड़ रुपए लगे हैं फेज 1 को तैयार होने में, और अभी फेज 2 का काम जारी है। बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई गई हैं, भोले बाबा की, गणेश जी की, हनुमान जी की, और भी बहुत सारी। आइए आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ रुद्र सागर का। ये जो व्यू देख रहे हैं आप, ये जो एक कुंड देख रहे हैं, इसको रुद्र सागर के नाम से जाना जाता है। इस पर एक बहुत ही सुंदर पुल बनाया गया है जो कनेक्ट कर रहा है रुद्र सागर से दूसरी साइड सामने वाले रोड से। फिलहाल ये ब्रिज बंद है, इसको अशोक सेतु के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये बंद है, लेकिन इसको खोल भी दिया जाता है। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, खूबसूरत लाइटिंग पिलर जो है, 108 पिलर बनाए गए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, और रात के समय यहाँ की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, मोबाइल फोन आपको वापस मिल जाएगा, यहाँ आप आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं। कॉरिडोर में मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं है, गर्भगृह में आप फोन नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको यहाँ की प्रसिद्ध महाकालेश्वर भस्म आरती के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अगर आपको भस्म आरती में सम्मिलित होना है तो सुबह 4 बजे आरती का आयोजन किया जाता है। आने वाले श्रद्धालुओं को पहले एक टोकन लेना होता है। वो टोकन आप ऑनलाइन महाकालेश्वर की वेबसाइट से ले सकते हैं। पहले से टोकन लेकर आएंगे ऑनलाइन तो फायदा होगा, यहाँ पर टोकन नहीं मिल पाएगा। एजेंटों की चक्कर में ना पड़े, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपने ऑनलाइन भस्म आरती का टोकन निकलवा लिया है तो आपको सुबह 3 साढ़े 3 बजे मंदिर में आना होगा। नीलकंठ गेट से एंट्री हो जाती है, आपको मालूम चल जाएगा, सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा जब आपको टोकन मिलेगा। लेकिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे आपको मंदिर में आना होगा। भस्म आरती के लिए एक ड्रेसिंग कोड भी होता है। अगर आप मेल हैं तो आपको धोती पहनकर आनी होगी, अगर फीमेल हैं तो आप साड़ी या सूट सलवार पहनकर आ सकते हैं। वेस्टर्न ड्रेस किसी भी सूरत में अलाउ नहीं होगी, वो बाहर गेट से ही आपको वापस जाना पड़ेगा, दर्शन के वक्त भी और भस्म आरती के वक्त भी। 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको VIP दर्शन करने हैं, शीघ्र दर्शन करने तो वेबसाइट से टोकन ले लीजिए। अगर आपको भस्म आरती में आना है तो भी वेबसाइट से टोकन ले लीजिए। ऑन द स्पॉट के चक्कर में मत रहिएगा, बहुत दिक्कतें होंगी, टोकन नहीं मिल पाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि उज्जैन में आप और कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैं आपको उज्जैन के प्रसिद्ध जगहों पर लेकर चलूंगा। उज्जैन यात्रा के दौरान आप महाकालेश्वर
ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद इन सभी स्थानों पर दर्शन करेंगे, इन सभी जगहों पर घूमने जाएंगे, तभी आपकी उज्जैन यात्रा पूरी होगी। साथ ही मैं आपको उज्जैन के कुछ खास खान पान के बारे में भी बताऊंगा। तो लिस्ट में नंबर 1 पर तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है। अगर आप सुबह सुबह उज्जैन पहुंच गए हैं तो सुबह के वक्त महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप आसपास की कुछ लोकल जगहों पर पैदल भी घूमने जा सकते हैं। मैं अभी महाकाल चौराहे से 24 खंबा मंदिर देखने के लिए जा रहा हूँ, जो मेन बाजार में ही है। पैदल पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं। महाकाल चौराहे से 24 खंबा मंदिर मात्र 130 मीटर की दूरी पर है। तो लिस्ट में नंबर 2 पर है 24 खंबा मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। ये जो खंबे आप देख रहे हैं, ऐसे 24 खंबे इस मंदिर में बने हुए हैं। हालांकि मंदिर का काफी बड़ा हिस्सा टूट चुका है। अब कुछ ही खंबे और कुछ ही मंदिर नजर आते हैं। सामने की तरफ शेर की बहुत बड़ी मूर्ति मौजूद है। 24 खंबा मंदिर में दर्शन के बाद मैं अब आगे माता हरसिद्धि देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा हूँ। 24 खंबा मंदिर से करीब 800 मीटर की दूरी पर हरसिद्धि माता मंदिर है। तो फ्रेंड्स, अभी हरसिद्धि मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर में चलते हैं। उज्जैन का एक बहुत फेमस मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। माता सती की कोहनी यहाँ पर आकर गिरी थी। तो 51 शक्ति पीठ में से एक है हरसिद्धि माता मंदिर। तो अभी हरसिद्धि माता मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं। हम मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। उज्जैन के मेन बाजार से निकलते हुए हरसिद्धि माता मंदिर तक जा सकते हैं। तो लिस्ट में नंबर 3 पर है हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर एक शक्ति पीठ है। चलिए मंदिर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हरसिद्धि माता मंदिर में मौजूद हूँ। माता सती की कोहनी यहाँ पर गिरी थी और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता मंदिर। देख रहे हो लाइटिंग कितनी अच्छी है, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये जो देख रहे हैं ना आप, इनमें सब में दिए जलते हैं और ये पूरा का पूरा गुंबद जगमगा जाता है। ऐसे ऐसे 2 गुंबद है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत मंदिर है। अगर आप उज्जैन यात्रा पर हैं तो आपको यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर से रामघाट जाने वाले रास्ते में ही ऑन रोड ये मंदिर मौजूद है। मंदिर बहुत प्राचीन है। उज्जैन में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। उज्जैन आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इस मंदिर में भी दर्शन करने आते हैं। आपको भी यहाँ जरूर आना चाहिए। ये जगह देखो आप, यहाँ पर 51 शक्तिपीठ की डिटेल दी गई है। डिटेल में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से 51 शक्तिपीठ है और कहाँ कहाँ पर स्थित है। हरसिद्धि माता मंदिर भी एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर माता सती की कोहनी आकर गिरी थी और यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है। गाइस देखो, हरसिद्धि माता मंदिर के बाहर का बाजार है ये। और रात में यहाँ रौनक बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बादल नजर आ रहे हैं, देख रहे हो, नीला नीला आसमान हो रहा है, लेकिन ये बहुत काले काले बादल है। कुछ खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है तो बहुत अच्छा बाजार है। काफी भीड़ भाड़ आप देख ही रहे होंगे। हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन के बाद यहाँ से रामघाट जाऊंगा। गाइस अभी ना हम उज्जैन में रामघाट की तरफ जा रहे हैं। व्यू देखो पहले तो आप, बारिश होके रुकी है अभी जरा, ई रिक्शा वगैरह है और इधर एक बड़ी सी कार पार्किंग है। यहाँ लगे हुए बैरिकेड फिलहाल खुले हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गाइस अभी मैं एक मेन चौक पर खड़ा हुआ हूँ। वो पीछे वाला जो रोड देख रहे हो ना, वहाँ तो हरसिद्धि माता मंदिर था, उधर से हम आए थे। और ये वाला जो रोड देख रहे हो आप, ये रोड जाएगा महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। और ये वाला जो रोड देख रहे हैं, ये जाएगा चारधाम मंदिर। और ये वाला जो रोड है, ये नरसिंह घाट जाएगा और उसी घाट से हम राम घाट तक भी आगे जा सकते हैं। वैसे राम घाट के लिए पीछे से एक अलग रास्ता था। तो सारे रोड कनेक्टेड है। मैं एक एक रोड की जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब अगर आप आओ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इस चौक की मैं पहचान बता देता हूँ, यहाँ पे ना एक बड़ा सा शेर है। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है रामघाट। हरसिद्धि माता मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है रामघाट। रामघाट क्षिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। शाम के वक्त तो यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वक्त क्षिप्रा नदी में पानी बहुत ज्यादा है तो श्रद्धालुओं की एंट्री यहाँ पर बंद की हुई है। बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी मुख्य रामघाट तक, क्षिप्रा नदी तक अभी इस वक्त कोई नहीं जा सकता है। हालांकि आने वाले समय में इसे खोल दिया जाएगा। रात का समय है और ये क्षिप्रा नदी का शानदार नज़ारा है। बैरिकेडिंग लगाई हुई है बारिश की। और इधर जो नज़ारा देख रहा हूँ मैं, ये पारदेश्वर मंदिर सिद्ध आश्रम का है। और ये देख रहे हो आप, बैरिकेड लगाया हुआ है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी नदी के किनारे घाट पर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत बादल फट रहे हैं। नदी का जल स्तर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी एंट्री नहीं है, लेकिन जल्दी खुल जाएगी।
अगर महाकाल चौराहे के आसपास हैं तो इन 3 जगह पर आप पैदल पैदल भी घूमने जा सकते हैं। उज्जैन के बाजारों में घूमते घूमते आप 24 खंबा मंदिर, माता हरसिद्धि देवी मंदिर और रामघाट आप पैदल घूमने जा सकते हैं। तो गाइस अभी मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ ना, पहले तो यहाँ के नज़ारे देखो। ये महाकालेश्वर मंदिर तक जाने वाला एक मेन रोड है जो कॉरिडोर तक जाता है और उस पुल तक जाता है। वो सामने आप पुल देख रहे हो, उस वाले पुल तक मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन अभी इस पुल को बंद किया हुआ है, तो यहाँ से इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। तो पीछे से कई सारे एंट्री गेट है, उधर से मंदिर तक जाया जाता है। फ़िलहाल ये रास्ता भी बंद है, लेकिन ये रोड बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के वक्त इधर घूमने आ सकते हैं, आप टहलने आ सकते हैं। मान लीजिए आपने डिनर किया और होटल यहीं आसपास में है, तो आप इस रोड पर टहलने आ सकते हैं। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत शांत रोड है और आप देख ही सकते हैं स्ट्रीट लाइट जली हुई हैं। बहुत पीसफुल रोड है। इधर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन इस रोड पर आप शाम को आराम से टहल सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये कॉरिडोर है महाकालेश्वर मंदिर का, और वो जो रेड कलर के आप देख रहे हैं वही मुख्य मंदिर है महाकालेश्वर। अब मैं आपको कुछ दूसरी जगहों के बारे में बताऊंगा जिनके लिए आपको यहाँ के ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता। लोकल टूर में ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से कितना खर्चा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एक बार कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक तो लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अभी उज्जैन में है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद और आसपास के कुछ दूसरे मंदिरों में दर्शन के बाद अभी लोकल टूर पर निकले हैं, क्योंकि यहाँ आसपास में भी 5 से 6 ऐसी जगह है जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। अभी हम लोग भी जा रहे हैं। ई रिक्शा लिया है हमने, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो समय को देखते हुए हमने सोचा कि ई रिक्शा ले लेते हैं। करीब 2.5 से 3 घंटे में उन सभी जगहों पर दर्शन करेंगे, घूमेंगे। आसपास में उज्जैन में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ई रिक्शा का कितना खर्चा होगा, किराया कितना रहेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। कौन कौन से मंदिर मिलेंगे, कौन कौन से नई जगहों पर घूमेंगे उज्जैन में, वो सब भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरी देखिएगा वीडियो एंड तक। ये बाजार देखो आप, कितना अच्छा बाजार है और स्पिरिचुअल मार्केट है पूरी तरह से। भगवान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और लड्डू गोपाल से संबंधित काफ़ी दुकानें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। बच्चों के लिए ड्रेसेस आप यहाँ से खरीद सकते हैं और इधर भी काफ़ी अच्छा बाजार है। हालांकि काफ़ी व्यस्त मार्केट है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी मौजूद हो वहीं से आपको ई रिक्शा लोकल टूर के लिए मिल जाएगी। आप ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं, कैब भी ले सकते हैं। तीनों की डिटेल में आपको दूंगा कि कितना खर्चा होगा। मैं महाकाल चौराहे पर हूँ, तो यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम है, महर्षि संदीपनी आश्रम। तो लिस्ट में नंबर 5 पर है महर्षि संदीपनी आश्रम। उज्जैन के बाजारों से और मेन रोड से होते हुए हम महर्षि संदीपनी आश्रम पहुँचते हैं। तो अभी संदीपनी आश्रम में है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी इसी आश्रम में, और ये बहुत पुराना आश्रम है। यहाँ लिखा हुआ है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल। काफी लंबे समय तक वो इस आश्रम में रहे थे। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत खूबसूरती से इस आश्रम को बनाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम के मंदिर भी बने हुए हैं। आपको मंदिर में भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। उज्जैन का बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन आश्रम है ये। हाँ, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। उज्जैन यात्रा पर अगर आप आते हैं तो यहाँ भी जरूर आइएगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुदामा से जुड़ी यहाँ की यादों को बहुत ही अच्छे ढंग से फोटो के जरिए दिखाया गया है। कुछ पेंटिंग, कुछ फोटोज, कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये जगह बहुत अच्छी है। और इधर है गोमती कुंड। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन सीढ़ी पे जाने वाला रास्ता बंद है, यहाँ नहीं जा सकते। और उधर है कुंड। ये संदीपानी आश्रम के नज़ारे हैं। मैं पूरा आश्रम आपको घुमा रहा हूँ। 64 कलाओं के दर्शन यहाँ पर होते हैं। सभी के बारे में यहाँ लिखा गया है और एक फ़ोटो के माध्यम से दर्शाया भी गया है। ये भूमि बहुत प्राचीन है, ये धरती बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना आश्रम है। अभी इसको पूरी तरह से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर दिया गया है कि आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ तरीके से एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से दर्शन कर सकें। कृष्ण जी की 64 क्रियाओं के भी यहाँ अच्छे दर्शन हो जाते हैं। ये देख रहे हो, ये छत मिट्टी से बनाई हुई है और ये भी लकड़ी से बने हुए हैं।
बांस से बने हुए, और ये भी बांस के कॉलम लगाए गए, पिलर लगाए गए हैं। और देखो इन पे रस्सी लपेटी गई है। ये बांस के तो पेड़ है। बांस के पेड़ भी यहाँ मौजूद है। और ये जो छत आप देख रहे हो ये भी लकड़ी से बनी है, और उस पे मिट्टी का लेप किया हुआ है। पूरी तरह से आश्रम जैसा है, तो आश्रम जैसे ही फील दी है इसको बनाने में। जैसे प्राचीन समय में आश्रम हुआ करते थे, पेड़ों की लकड़ी से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से व्यवस्थाएं बनाई जाती थी रहने के लिए, घर। उसी तरह से अभी भी इसको बनाया गया है। ज़्यादातर आश्रम को लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है। आप ये छत देख ही रहे होंगे, ये लकड़ी की बनी हुई है। और सामने खूबसूरत पेंटिंग है, खूबसूरत फोटोज लगे हुए हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की उन यादों को दिखाया गया है जो यहाँ उन्होंने बिताई थी। तो संदीपनी आश्रम एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है उज्जैन का। कोई एंट्री टिकट नहीं है, आराम से आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर है मंगल धाम मंदिर। महर्षि संदीपनी आश्रम से करीब 2-2.25 किलोमीटर की दूरी पर है। करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंगलनाथ मंदिर है। ये हमारा ई रिक्शा है और रोड ऐसा है कुछ। कैसा रहा संदीपानी आश्रम? नहीं, बढ़िया था। संदीपनी आश्रम बढ़िया है, और 64 कलाओं का भी विवरण है, 14 कलाओं का अलग विवरण है वहाँ पे। उसके बारे में आपको वहाँ जाकर उसको तसल्ली से देखें। थोड़ा समय, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। अगर समय रहे 1 घंटा 2 घंटा तो बड़े आराम से तसल्ली से विजिट किया जाए और चीज़ों को देखो, समझो, तो बहुत आनंद है। बहुत अच्छी जगह है संदीपनी आश्रम। तो फ्रेंड्स, अभी लोकल यात्रा करते करते मंगलनाथ मंदिर के ठीक बाहर पहुंच चुका हूं। मुख्य द्वार देखिए आप, ये मंगलनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है। अंदर चलते हैं। मंदिर के बाहर फूल प्रसाद की काफ़ी दुकानें हैं। यहाँ पे ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड है। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के ठीक सामने शूज स्टैंड नज़र आ गया है। सामने ही शूज स्टैंड है, और इधर मंगलनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है। और यहाँ मंगलनाथ मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मंगलनाथ मंदिर कर्क रेखा पर स्थित एक मंदिर है। मंगलनाथ महादेव का यह मंदिर मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल है। ग्रह के स्पष्ट दर्शन तथा खगोलीय अध्ययनों हेतु अच्छा स्थान माना जाता है। प्रत्येक मंगलवार यहाँ दही भात से पूजा होती है, परंतु बैसाख के मंगलवारों का विशेष महत्व है। चलिए अंदर चलते हैं। मंगल धाम मंदिर देखने से ऐसा लगता है कि बहुत पुराना है। इस जगह की एक खास बात है, यही वो जगह है, यही वो मंदिर है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से ही कर्क रेखा निकलती है, और मंगल धाम मंदिर वही सेंटर पॉइंट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। बहुत पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक है। उज्जैन आने वाले लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए यहाँ ये नजारा देखो शिप्रा नदी का है। हालांकि आसपास में नदी के किनारे काफी गंदगी मैं देख पा रहा हूँ। मंदिर के सामने ही खान पान के लिए भी काफी सारे फूड पॉइंट बने हुए हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ भी खा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 7 पर है श्री काल भैरव मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन हो गए, एक टी ब्रेक भी कर लिया। अब यहाँ से काल भैरव मंदिर की ओर जा रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर है मंगलनाथ मंदिर से। बताया जाता है कि अगर आप उज्जैन आते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करते हैं, तो आपको श्री काल भैरव मंदिर भी दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी होगी। इस लोकल टूर में हम श्री काल भैरव मंदिर भी दर्शन करेंगे। शाम का वक्त है, अंधेरा हो चुका है, तो इस समय काल भैरव मंदिर में ज्यादा भीड़ भाड़ भी हमें नहीं मिलेगी। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक यहाँ पर बाजार बना हुआ है। शुरुआत में बड़ी सी कार पार्किंग है, फिलहाल पार्किंग भी खाली है, तो आराम से आप आइए। ये जो मेन गेट है, यहीं से काल भैरव मंदिर में एंट्री होती है। शुरुआत में फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं, अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो यहाँ से खरीद सकते हैं। काल भैरव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर शराब का भी भोग लगाया जाता है। मैंने शुरुआत में कुछ दुकानें भी देखी थी, फिलहाल वो बंद थी। फ्रेंड्स, अभी काल भैरव मंदिर पहुँच चुके हैं। आसपास में फूल प्रसाद की काफी सारी दुकानें हैं और अंधेरा हो चुका है। व्यूज कुछ रात वाले आपको दिखाई देंगे मंदिर के। यहाँ से मंदिर की एंट्री हो जाएगी। मंदिर के दाईं ओर शिप्रा नदी बहती है, वो है जी सामने श्री काल भैरव मंदिर। ये रास्ता है, देख रहे हो बैरिकेड जो लगे हुए हैं, इन पे कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। तो श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद के धागे यहाँ अपनी मान्यता अनुसार बांध कर चले जाते हैं। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, श्री काल भैरव मंदिर। ये काल भैरव मंदिर का मेन गेट है, यहीं से मंदिर में एंट्री होती है। मंदिर के अंदर मैं कैमरा नहीं चला पाऊंगा, बाहर से मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुख्य गर्भगृह में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। ये नज़ारा देखो आप, किस तरह से दिए लगाए गए हैं।
एक बड़ा सा दीपक बनाया गया है और उस पर छोटे छोटे कई सारे दिए लगाए गए हैं। ये दूर से देखने में बहुत ही शानदार लगता है। आप किसी भी मंदिर में मत जाइए, आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद काल भैरव दर्शन जरूर करिएगा। ये मस्ट विजिटिंग प्लेस है, यहाँ दर्शन जरूर करने चाहिए। लिस्ट में नंबर 8 पर है श्री स्थिर मन गणेश मंदिर। काल भैरव मंदिर से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने का नजारा है गणेश मंदिर का। मंदिर के अंदर चलते हैं। सभी स्थिर मन गणेश मंदिर में मौजूद है। मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये जितने भी मंदिर मैं आपको घुमा रहा हूँ ये उज्जैन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। लोकल टूर में आपको इन सभी जगहों पर आना चाहिए। स्थिरमन मंदिर के ठीक पास में ही करीब 100 मीटर की दूरी पर माँ गढ़कालिका मंदिर है। तो लिस्ट में नंबर 9 पर है माँ गढ़कालिका मंदिर। माँ गढ़कालिका मंदिर भी बहुत प्राचीन है। माता काली को समर्पित ये मंदिर काफी व्यस्त रहता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, आप देख भी रहे होंगे। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। गढ़कालिका मंदिर में नवरात्रों के समय में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। उस समय तो यहाँ पर काफी लंबी लाइन लग जाती है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकाल दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और भी बहुत सी अलग अलग जगहों पर दर्शन करेंगे। लिस्ट में नंबर 10 पर है भृतहरि गुफा, जो माँ गढ़कालिका मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रात का वक्त है तो भृतहरि गुफा अभी बंद कर दी गई है, लेकिन ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं यहीं से भृतहरि गुफा के लिए एक रास्ता जाता है। अगर आप दिन में आएंगे तो गुफा के अंदर भी जा सकते हैं। प्राकृतिक गुफा है, काफी लोग यहाँ पर आते हैं। आसपास में छोटा सा बाजार भी है। तो ये है वो 10 पॉइंट जिन्हें आपको उज्जैन आने के बाद घूमने जरूर जाना चाहिए। घूमना भी बहुत आसान है। हालांकि उज्जैन में 84 तो महादेव मंदिर है। घूमने लगेंगे ना तो 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्र एक दिन में यहाँ की प्रसिद्ध जगहों पर कैसे घूम सकते हैं। इस लोकल टूर को करने के लिए आप कैब ले सकते हैं जो 1500 से 2000 रुपए लेंगी। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और सस्ता करना चाहते हैं तो आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। 600 से 700 रुपए में ये पूरा लोकल टूर हो जाएगा। इससे भी सस्ता करना चाहते हैं तो ई रिक्शा ले लीजिए। ई रिक्शा सस्ता तो है ये, लेकिन एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ गलियों वाले रास्तों से वो शॉर्टकट तरीकों से ले जाते हैं, तो उसमें समय काफी कम लगता है, जबकि कैब और ऑटो में समय ज्यादा लग जाता है। एक समय किराया करीब 500 से 600 रुपए रहता है। थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो 400 साढ़े 400 में भी आप जा सकते हैं। एक ई रिक्शा में 5 लोग बैठ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पर हेड मात्र 100 रुपए में आप लोकल टूर कर लेंगे। करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त या फिर शाम में या रात में आप इस लोकल टूर को कर लेंगे। उज्जैन में खान पान की बात करें तो यहाँ आप उज्जैनी पोहा और जलेबी ट्राई कर सकते हैं। उज्जैन के लगभग सभी बाजारों में, सभी मोड़, सभी तिराहों पर बहुत आसानी से यहाँ पोहा मिल जाता है। इसके अलावा महाकाल चौराहे से जो रोड महाकालेश्वर मंदिर की ओर जाता है, उस रोड पर काफी सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन हैं। आप वहाँ पर यहाँ का प्रसिद्ध मसाला पाव ट्राई कर सकते हैं। देखने में कुछ कुछ बर्गर जैसा होता है, लेकिन टेस्ट और रेसिपी एकदम अलग है। एक बार आपको ये ट्राई जरूर करना चाहिए। बर्गर नहीं है ना, ये बर्गर से मसाला पाव है तो मसाला पाव, मसाला पाव। और एक बड़ा पाव होता है। वो बड़ा पाव अलग होता है। टिक्की आलू की है, हाँ आलू की टिक्की है। कुछ नई डिश है उज्जैन की, मसाला पाव। ठीक रहेगा, स्पाइसी मीडियम। ठीक है, मसाले। हाँ, और ये चटनी किस चीज़ की? ग्रीन चटनी है, और वो वाली ये मीठी चटनी है, मीठी। इमली की। और ये छोले। ये सेब आ गए, प्याज हो गया। ये प्याज हो गया, और ये हो गया रेडी। कर देंगे, फिर इसके 2 पीस कर देंगे। हो गया तैयार। तो भाई उज्जैन आओ, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करो, तो यहाँ का स्ट्रीट फूड भी आप ट्राई कर सकते हो। ये मसाला बर्गर है, भैया ने अभी तैयार करके दिया है। कैसा टेस्ट है? सही है, बढ़िया। इसके अलावा नॉर्मल फूड की बात करें तो यहाँ पर शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे बने हुए हैं लगभग सभी बाजारों में। सस्ते ऑप्शन भी है, महंगे ऑप्शन भी है। वेज थाली की शुरुआत 80 रुपए से हो जाती है और 300-400 रुपए तक अलग अलग तरह की थालियां हैं। यहाँ पर जब मैं बाजारों में घूम रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर रबड़ी और लस्सी बहुत ज़्यादा बेची जाती है। आप चाहें तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं। उज्जैन के बाजारों की बात करें तो जब आप ये लोकल टूर करेंगे या फिर महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो आप उज्जैन के प्रमुख सभी बाजारों में होंगे। तो उस दौरान आप यहाँ के बाजारों में भी घूम सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ के बाजारों में घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। इन सब के अलावा कुछ दूसरे टूर भी हैं जिन्हें आप उज्जैन आने के बाद कर सकते हैं। अगर आप उज्जैन में रुकते हैं
और आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप उज्जैन से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जा सकते हैं, जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 145 किलोमीटर है। जाने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो यहाँ से कैब ले सकते हैं। 2500 से 3000 रुपये लगते हैं कैब में, और वो पूरा एक दिन का टूर करा के आपको वापस उज्जैन ड्रॉप कर देंगे। सस्ते ऑप्शन भी है यहाँ की टूरिस्ट बस, जिसमें उज्जैन से एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसेस चलती हैं, जो पूरा ओमकारेश्वर टूर कराकर वापस उज्जैन आ जाती हैं रात को। बसेस में किराया नॉन एसी में करीब 350 रुपये पर पैसेंजर रहता है, और एसी बस में 600 रुपये पर पैसेंजर रहता है। वन डे टूर होता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा करके आप वापस उज्जैन आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एक दिन और है तो आप यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बगलामुखी मंदिर भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो नलखेड़ा में स्थित है। बहुत लोग बगलामुखी मंदिर यात्रा पर भी जाते हैं। बगलामुखी नलखेड़ा की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा कैसे की जाए। तो ये कुछ प्रमुख जगह हैं जहाँ उज्जैन आने के बाद आपको जरूर जाना चाहिए। लोकल टूर में भी, पैदल यात्रा के दौरान भी। अगर आपके पास कुछ दिन एक्स्ट्रा है तो आप बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर भी जा सकते हैं। उज्जैन टूर के बजट की बात करें तो अगर आप वनडे टूर करते हैं तो बहुत कम खर्चे में आप उज्जैन यात्रा कर लेंगे। बहुत बजट फ्रेंडली टूर हो जाएगा। दिल्ली से बात करें तो बाय ट्रेन आप सीधे उज्जैन आ जाएंगे। स्लीपर क्लास में तो टिकट भी बहुत कम है, मात्र 420 रुपये टिकट बनता है दिल्ली से उज्जैन का। रुकना नहीं है, वनडे टूर करना है तो पूरा दिन घूमकर रात को ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली जा सकते हैं। उज्जैन के आसपास के बड़े बड़े शहरों से सीधी रेल सेवा है उज्जैन तक। कहीं से भी आप आसानी से उज्जैन आ जाएंगे। पूरा दिन घूमने के बाद रात को वापस भी जा सकते हैं। रुकना चाहते हैं तो रुकने की डिटेल भी मैंने आपको दे दी है। जितने दिन रुकेंगे उतना टूर बजट बढ़ता चला जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो उज्जैन यात्रा की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यात्रा से जुड़ा कोई सवाल है, उज्जैन टूर से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।